Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is selecting correct sentences asked in the SBI PO Men's Examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 1, 2 and 3. You have to read them attentively and examine which one or which ones of them is or are correct. आप ऑप्शंस को बड़ी सावधानी से सिलेक्ट करेंगे। क्या ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करेक्ट है या एनी ऑफ द 2 करेक्ट है? इफ ऑल द सेंटेंसेस, all the 3 sentences are incorrect, you have to opt for the option number E, all are incorrect. आइए सबसे पहले क्वेश्चन 1 के फर्स्ट सेंटेंस को एग्जामिन करें। I prefer to think of history as a somewhat erratic and chaotic process rather than as one characterized by cycles or pendulum swings. My dear students, the word prefer, जो कि एक लैटिन वर्ब है, जनरली अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन और एक जीरन लेता है और तब उसके बाद जिससे हम कंपेयर करते हैं, जिससे हम प्रेफरेंस दिखाते हैं, वहां टू प्रपोजिशन होता है और तब उसके बाद पुनः नाउन या प्रोनाउन या जीरन लेकर आते हैं। ये एक इसका नॉर्मल वे है यूज करने का, लेकिन इसी प्रेफर को एंग्लिसाइज्ड कर दिया गया है और इसके साथ एक इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते it is followed by the expression rather than. तो यहां rather than का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इंफिनिटिव बिल्कुल करेक्ट है, यानी सेंटेंस नंबर 1 में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। जब भी आप प्रेफर को इन्फिनिटिव से यूज करेंगे तो प्रेफर के बाद नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, तो रेदर देन के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। लेकिन यदि प्रेफर के बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है और फिर यदि हम वर्ब से ही कंपेयर करें तो रेदर देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, जबकि यहां इन्फिनिटिव वर्ब से वर्ब का कंपैरिजन नहीं हो रहा है। I prefer to think of history किस रूप में? as a somewhat erratic and chaotic process rather than as, यानी प्रोसेस से प्रोसेस को कंपेयर किया जा रहा है, as one characterized by cycles or pendulum swings. Let us come to sentence number 2. A question worth to ask. यहां रुकावट है क्योंकि worth एक प्रीपोजिशन है, इस सेंटेंस में ये नाउन भी है, बट यहां ये प्रीपोजिशन है और नियमतः इसके साथ हमेशा ऑलवेज प्रेफर की तरह हम इसमें एंग्लिसाइज्ड फॉर्म नहीं प्राप्त करते हैं, नहीं मिलता है हमें। तो इसके बाद आने वाला वर्ब इज ऑलवेज इन द जीरन फॉर्म, यानी यहां गलत है। टू आस्क की जगह आस्किंग
होना चाहिए था, लेकिन फिर देखिए आपका सब्जेक्ट आ क्वेश्चन डूअर नहीं है, ये पैसिव सब्जेक्ट है, यानी यहां टू आस्क के जगह जो कि रॉन्ग है, पैसिव फॉर्म जिरंड फॉर्म में जिरंडी फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, बीइंग आस्क्ड। अब ये सही हो जाएगा, यानी अ क्वेश्चन वर्थ बीइंग आस्क्ड इज दैट वेदर द नेशनल अवार्ड्स। अब ये नेशनल वेदर बताता है कि ये एक जस्ट क्वेश्चन है जिसके साथ एक ऑल्टरनेटिव लगा हुआ है, यानी ये एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है जिसमें डॉट एक्सप्रेस किया जा रहा है, होगा या नहीं। तो वेदर कंजंक्शन के साथ दैट कंजंक्शन का प्रयोग भी गलत है, सुपरफ्लुअस से कह सकते हैं आप। So a question worth being asked is whether the national awards represent pan-Indian cinema, और फिर देखिए चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्वेश्चन को इनडायरेक्ट किया गया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट जो क्लाउज है द नेशनल अवार्ड्स रिप्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट यहां देखिए ये भर प्लस सब्जेक्ट हो गया, सॉरी, इसकी जगह यहां होनी चाहिए थी। और इज द फोकस ऑन मेन स्ट्रीम फिल्म्स ओनली, यानी दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये आपका करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो मेनी एरर्स आर देयर। नाउ लेट अस कम टू सेंटेंस नंबर 3, द यूथ डिड नॉट डेयर। ठीक है, डेयर इंट्रोगेटिव में मॉडल वर्ब होता है, बाकी जगह ये मॉडल वर्ब नहीं होता, तो अपने बाद इन्फिनिटिव लेता है। मॉडल वर्ब के रूप में डेयर यू से सो, बेयर इन्फिनिटिव लेता है। तो द यूथ डिड नॉट डेयर टू वेंचर, टू टेक रिस्क, कहां, यहां सी प्लेस बता रहा, तो फिर ये विद नहीं बल्कि इसके जगह इन होना चाहिए था, यानी प्रीपोजिशन का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। The youth did not dare to venture in the sea as it was high tide. So students, sentence number 3 is also incorrect. The only correct sentence that we have found in this question is that sentence number 1. अब आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं, ऑप्शंस में कहां हमें यह प्राप्त होता है। नंबर ए को देखा जाए, ओनली वन इज करेक्ट, दिस इज योर आंसर, मार्क इट एज योर आंसर। ओनली टू को हमने रॉन्ग किया है बिकॉज ग्रामेटिकल इरर्स हैं, नॉट इरर्स है। ओनली 3 इज करेक्ट, इसमें भी एक इरर है, विथ रॉन्ग है, एग्रीमेंट नहीं कर रहा, इनकरेक्ट होगा। बोथ 2 एंड 3, 2 तो करेक्ट मिला ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑल आर इनकरेक्ट, नो, 1 इज करेक्ट, so this is also eliminated. It's very easy as well as interesting if you have a profound knowledge of English grammar and a sense of comprehension. I'm sure you will face no problem at all while detecting the error, while selecting the correct sentence or sentences. Now let's come to question number 2. Sentence number 1, the band have been performing at many cause-oriented concerts to encourage people to come forward and lend their support to the noble cause. Question number 2, a young sales manager who is about to resign his job despite his success in the organization. Sentence number 3, after my interview by the selection panel, I was waiting for a response but they did not revert back. क्या only 1 is correct or only 3 is correct or only 2 is correct or both 2 and 3 are correct or all are incorrect? ये तभी हम लोग तय कर पाएंगे when we examine all the 3 sentences. Let us start with sentence number 1. The band have, band यहां एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम कर रहा है, used in the
कलेक्टिव सेंस, नॉट इन द डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन कंसर्न दिखाता हो, कोई भी कलेक्टिव नाउन जो ह्यूमन कंसर्न दिखाता हो, वो दो रूप में यूज होता है, रिमेंबर, एक कलेक्टिव और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। कलेक्टिव में ये सिंगुलर वर्ब लेता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में ये प्लूरल वर्ब लेता है। माय फैमिली हैप्पी, यहां कलेक्टिव सेंस है फैमिली, सो इज होगा माय फैमिली वर्किंग हार्ड, यहां डिस्ट्रीब्यूटिव है क्योंकि हर मेंबर की कार्य क्षमता अलग अलग होगी, सो आर का प्रयोग होगा माय फैमिली आर वर्किंग हार्ड। सिमिलरली आपका बैंड यहां डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, एज ए यूनिट, एज ए कलेक्शन यूज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह क्रिया हैव एग्री नहीं कर रहा है, यहां हैव के जगह हैज होना चाहिए था। एक गलती, उसी आधार पर आपका सेंटेंस नंबर 1 एलिमिनेट हो गया। द बैंड हैव की जगह हैज होना चाहिए था, हैज बीन परफॉर्मिंग एट मेनी कॉज ओरिएंटेड कंसर्ट्स, किस लिए? यस, बिल्कुल सही है, टू एनकरेज पीपल, क्या करने के लिए? टू कम फॉरवर्ड एंड लेंड देयर सपोर्ट, किसे? मोशन टुवर्ड्स, टू भी करेक्ट है, द नोबल काउज, पुणित कार्य के लिए। सॉरी, सेंटेंस नंबर 1 इज नॉट करेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। सेंटेंस नंबर 2 पर आते हैं। अ यंग सेल्स मैनेजर, सेल्स बिल्कुल करेक्ट है। हु इज अबाउट टू रिजाइन, रिजाइन का मतलब होता है पद से अलग हो जाना, उसे त्याग देना, यानी सेपरेशन है। तो सेपरेशन के लिए द प्रीपोजिशन फ्रॉम इज मिसिंग, यानी यहां पर रिजाइन के साथ फ्रॉम की आवश्यकता है, तो फिर ये करेक्ट होता। सो यंग सेल्समैन हु इज अबाउट टू रिजाइन हिज जॉब में एरर है, रिजाइन हिज जॉब के जगह रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब होना चाहिए था, तो फिर ये करेक्ट होता। डिस्पाइट के बावजूद कंट्रास्ट है, तो डिस्पाइट करेक्ट है। हिज सक्सेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सेंटेंस नंबर 2 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। उस आधार पर देखें तो ओनली 1 इज करेक्ट, एलिमिनेटेड, ओनली 2 इज करेक्ट, एलिमिनेटेड। अब जब 2 गलत हो गया, बचा फिलहाल 1, तो फिर नंबर डी भी इनकरेक्ट हुआ, बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो अभी हमारे सामने 2 ऑप्शंस बचे हैं, एक बी, देखते हैं इसको, और यदि ये भी रॉन्ग निकला, इनकरेक्ट निकला, तो फिर हमारा आंसर होगा नंबर ई। बहुत ही पेशेंटली आपको जाना है, रॉन्ग नहीं करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं जाना है, जब भी जाना है पॉजिटिव जाना है। लेट अस एग्जामिन सेंटेंस नंबर 3। आफ्टर माय इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन पैनल, आई वॉज वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स आपका समथिंग है, राजन का इंतजार, राजन आपका समवन है। तो जब भी समथिंग का इंतजार हो तो उसके लिए ट्रांजिटिव वर्ब अवेट होगा, और जब भी समवन का इंतजार हो तो उसके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब वेट होगा विद द प्रीपोजिशन फॉर। अब यहां आपका ये समथिंग है, तो फिर वेटिंग फॉर की जगह और वेटिंग होना चाहिए था। ये सब बातें आप ध्यान रखोगे while dealing with selecting correct sentences, spotting common errors, error detection, etc. etc. चाहे नाम जो भी हो। सो एक गलती तो मिली कि आई वॉज वेटिंग फॉर की जगह आई वॉज वेटिंग अ रिस्पॉन्स, बट दे मीन्स पैनल। ठीक है, करेक्ट है, पैनल के लिए दे आया है। डिड नॉट रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब ही होता है वापस जवाब देना, वापस इंफॉर्म करना, रिस्पॉन्ड करना। तो फिर ये बैक गलत है,
रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा, रिवर्ट के साथ बैक नहीं होगा, क्योंकि बैक इज इन बिल्ट हियर। सोचिए कितनी गलतियां मिल गई। तो वन अवेटिंग फॉर के जगह वेटिंग फॉर के जगह अवेटिंग, और दूसरा बैक आपका सुपरफ्लुअस है। Hence, students, quite clear, sentence number 3, even sentence number 3 is incorrect. So क्या आउटकम क्या आया? 1 incorrect, 2 incorrect, 3 incorrect. So number B is eliminated. Number D is opted for. The right answer is, my dear students, option number E. All are incorrect. All the 3 sentences are incorrect here. So remember one thing. Keep it in your mind. If you have a profound knowledge, a deep knowledge of English grammar and a good sense of comprehension, it will be no problem for you to tackle the questions of spotting errors or finding out, selecting correct sentences. यदि आपको मेरे मेथड्स अच्छे लगे हो, मेरे टिप्स भा गए हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।